नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में युद्ध के 21वें दिन एक अपडेट के साथ। और अपडेट यह है कि अमेरिका के दो प्रमुख ताकतों पर नुकसान पहुंचने की सुर्खियां हैं। सुर्खियां ये कि अमेरिका का इजराइल के नजदीक खड़ा हुआ जो फाइटर जेट कैरियर था उस पर कुछ नुकसान हुआ है। दूसरी खबर यह कि अमेरिका का एक फाइटर जेट जिसे दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का फाइटर जेट माना जाता है F-35, उसके निशाने बना जाने की खबर बन रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईरान की लीडरशिप में बहुत से लोगों को अब तक नुकसान पहुंच चुका है और अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान के साथ युद्ध को खींचते चले जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के सबसे ताकतवर USS गैराल R4 पर हुआ नुकसान चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा इसलिए कि हेडलाइन है कि यूएस का ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इस समय ईरान के युद्ध के दौरान रिपेयर होने के लिए पीछे हट गया है। यह हाइफा के नजदीक खड़ा था, इजराइल के अंदर हाइफा शहर है, वहां नजदीक खड़ा था, वहां से यह पीछे हट गया है। उसके पीछे हटते ही सुर्खी बनती है कि ईरान मिसाइल अटैक हिट ऑयल रिफाइनरी, और इसी के बीच में ईरान ने इजराइल की इस हाइफा रिफाइनरी को निशाना बना लिया है। यह सब ऐसे समय पर हो रहा है जब ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ने अमेरिका के सबसे उन्नत और गायब होने में सक्षम समझे जाने वाले, गायब होने से मतलब है कि दुनिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स आर नॉन फॉर देयर इनविजिबिलिटी, कि इन्हें कोई ट्रैक नहीं कर सकता, लेकिन उसे निशाना बना दिया ईरान ने। यह एक और बड़ी सुर्खी बनकर इस समय तैर रही है। तो आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि अमेरिका, जिसका सुपर पावर होने का इसी वजह से गुरूर है कि उसने नभ, थल और वायु तीनों जगह पर, जल तीनों जगह पर उसने जो सुपर पावर की तरह से सेनाएं रखी हुई हैं, उनकी इन सेनाओं को चैलेंज मिल रहा है। ऐसे में इजराइल क्या वाकई में अमेरिका के ना होने पर या अमेरिका की स्थितियों के बदलने पर इस युद्ध को कंटिन्यू रख पाएगा? सारी बातों का विश्लेषण होगा। जानेंगे कि क्या वाकई में यही स्थिति है या फिर और स्थितियां हैं जो बदलते समय में अमेरिका ने स्टेज 2 के लिए रखी हुई थी कि ये खराब होंगे तो आगे क्या करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं। रिक्वेस्ट ये कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है। आइए साथियों, इस समय पर ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है, इस समय अमेरिका और इजराइल इस संघर्ष को अपने तरीके से खींच रहे हैं, लेकिन ईरान ने स्ट्रेटजी बना ली है कि मैं इस युद्ध को लंबा कैसे खींच सकता हूं। ईरान जानता है कि वो इस युद्ध को अमेरिका के सामने जीत तो नहीं सकता, लेकिन वो इसे अमेरिका के लिए इतना मुश्किल कर दे कि अमेरिका खुद इस युद्ध को छोड़कर निकलने लगे। इसी टैक्टिक में से एक खबर बनकर आती है यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर USS गैराल R4 की। साथियों, फाइटर जेट्स जो हवा में उड़कर के दुश्मन पर मार करते हैं, उन फाइटर जेट्स को पानी में होल्ड करके रखने की जगह युद्धपोत कहलाती है, फाइटर जेट कैरियर कहलाती है। ये तो विमान वाहक पोत जो है फाइटर जेट कैरियर, ये अमेरिका का गैराल R4 सबसे बड़ा और उन्नत किस्म का फाइटर जेट कैरियर माना जाता है। यह हाइफा के पास तैनात किया गया था। अब सुर्खियां देखें तो फरवरी 2026 की हैं, जिस समय युद्ध शुरू नहीं हुआ था। चर्चा बनने लगी थी कि गैराल R4 मिडिल ईस्ट नेवल फोर्स को ज्वाइन करने के लिए आगे बढ़ रहा है। गैराल R4 एयरक्राफ्ट कैरियर हेड्स टू डॉक इन हाइफा राइजिंग टेंशंस के बीच में ये 24 फरवरी को खबर बनने लगी थी और 27 फरवरी को युद्ध शुरू हो ही गया था। मतलब ये था कि ये फाइटर जेट कैरियर जो है, नेवल शिप, पहले ये वेनेजुएला के पास तैनात था, फिर वहां से इसे निकाल करके इधर भेजा गया था और ये जब बिल्कुल इजिप्ट इसके पास पहुंचा, इजराइल के पास पहुंचा और यहां से युद्ध होना शुरू हो गया था। तो आप इसकी लोकेशन को एक बार देखना शुरू करें और थोड़ा सा ना मैप को समझ लीजिएगा। मैप इसलिए समझाने की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि कई बार आपको खबरों को पढ़ते समय कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती होगी। देखिए, भारत आप इस तरफ देख रहे हैं। विश्व के मैप को पढ़ने की दिशाओं में हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर पढ़ा जाता है, नीचे की तरफ दक्षिण, राइट हैंड साइड पर ईस्ट पढ़ा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट पढ़ा जाता है। होता यह है कि जब हम भारत के सापेक्ष में बात करते हैं तो चूंकि भारत के सापेक्ष में यह जगह लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रही हैं मैप पर, तो ये पश्चिम कहलाती है। तो हमारे लिए ये पश्चिम एशिया की कहानी है।
वहीं अमेरिका के रेफरेंस में बात करें या यूरोप के रेफरेंस में बात करें तो ये यूरोप के लिए ईस्ट साइड पड़ता है और ईस्ट का भी ये मध्य भाग है, इसलिए ये मिडिल ईस्ट कहलाता है। तो अमेरिका के रेफरेंस में ये मिडिल ईस्ट है, ये वेस्टर्न या फिर यूरोपियन कंट्रीज के लिए ये मिडिल ईस्ट है और हमारे लिए ये पश्चिम एशिया है। तो कई बार आप खबरों में सुनते हैं ना कि मिडिल ईस्ट के अंदर ज्वाइन करने जा रहा है, तो ये मिडिल ईस्ट की जो खबरें हैं ना ये वेस्टर्न मीडिया लिखती है और जो भारतीय मीडिया है वो इसे वेस्टर्न एशिया लिखती है। तो दोनों चीजें एक ही हैं, इसको बीच में थोड़ा सा आप चर्चा में ले लीजिएगा, ठीक है साहब। तो अब साहब यहां पर आप देखते हैं यूएसएस आरफोर्ड यहां पर आकर तैनात हो जाता है। यह है मेडिटेरेनियन सी, बगल में है इजराइल और इसी इजराइल से फिर इसने हमले करवाना शुरू किया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। 1106 फीट लंबा है, 256 फीट चौड़ा है और इसकी चलने की स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे है। 1 लाख टन वजन क्षमता है और 90 फाइटर जेट्स को अपने ऊपर बिठाकर यह चल सकता है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पेट्रोल डीजल कुछ डलता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये खुद बनाता है। किससे बनाता है? तो न्यूक्लियर फ्यूल से बनाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर से बनाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाने के चलते इसे डॉक होने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये लंबी लंबी यात्राओं पर निकलता चलता है। यही इसकी ताकत भी है और यही इसकी कमजोरी भी है। असल में एक बार ये युद्ध पर निकला तो फिर ये लंबे समय तक युद्ध पर रह लेता है। सामान्यतया ये देखा जाता है कि नेवल शिप्स 6 से 8 महीने तक ही जंग के मैदान में रहती हैं, उसके बाद में फिर वापस लौट आती हैं, क्योंकि जो भी क्रू मेंबर्स हैं उन्हें भी अपने परिवारजनों से मिलना होता है, जहाज से निकल करके अपनी यात्राओं को बदलना होता है। इस जहाज पर जो सेलर्स तैनात किए जाते हैं वो लंबे समय तक इस पर रह सकते हैं और छोटा क्रू साइज होने के कारण ये अपने आप में बड़ी चीज माना जाता है। कहा जाता है कि इसके कम क्रू साइज में इतने सारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इसे मात्र 4,500 लोगों को जहाज पर लेकर चलने की जरूरत पड़ती है। आप कहेंगे 4,500 लोग, इसमें भी आपने मात्र लगा दिया। जी हां, अगर ये किसी और जहाज पर करना होता तो शायद और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लेकिन क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर से ड्रिवन है इसलिए इस पर कम लोगों के थ्रू भी इतना बड़ा काम कराया जा सकता है। लेकिन फिर भी 4,500 लोग अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है जो इस जहाज पर तैनात रहता है और वही नंबर असल में सबसे बड़ा कलेश भी इन दिनों बना हुआ है। क्या है मैं आपको वो बताता हूं, और इसका नाम जो है ना वो राष्ट्रपति जेराल्ड आर फोर्ड के नाम पर रखा गया था। अच्छा, अब ये खबर क्या बनती है मार्च 18 को कि यूएस कैरियर फोर्ड रिटर्न टू पोर्ट आफ्टर फायर ऑन बोर्ड ड्यूरिंग ईरान डिप्लॉयमेंट। ये ईरान से लड़ाई लड़ने के लिए निकला था। कहां तैनात था वो मैंने आपको बता दिया, यहां पर तैनात था। यहां से तैनाती करते करते अब इसे पीछे हटाया जा रहा है, पीछे हटाया जा रहा है। तो उसके अंदर युद्ध के अंदर जो युद्ध लड़ने आए हैं उनका पीछे हटना दो ही सवाल खड़े करता है कि साहब किसी ने मार तो नहीं दिया, या फिर दूसरा सवाल यह खड़ा करता है कि अमेरिका युद्ध से बाहर जा रहा है। इन दोनों ही मायनों से अलग कोई तीसरी कहानी निकल कर आती है और वो आपको जाननी है। क्या हुआ कि ये ऑनबोर्डिंग के दौरान जब था इसको पीछे हटने की खबर निकली कि साहब इसको पीछे हटना है, खबर निकल कर आई कि इसके ऊपर आग लग गई, इसके अंदर आग लग गई और ये रिपेयर होने के लिए इन अमेरिकन का एक नेवी बेस है क्रेटे में, वहां पर यह रिपेयर होने जा रहा है। क्रेटे कहां है? इधर देखिए, यह तैनात था इजराइल के पास, यहां से यह अब पश्चिम की तरफ चलना शुरू किया और क्रेटे ग्रीस के अंदर एक आइलैंड है जो अमेरिका ने अपना नेवल बेस बनाया हुआ है, उस जगह जाकर यह रिपेयर होने के लिए मूव कर गया है। यूएस मिलिट्री के जो बेसेस हैं उनमें से क्रेटे आइलैंड पर इन्होंने ग्रीस में अपना बेस बनाया हुआ है, यह इस तरफ रिपेयर होने के लिए निकल गया है। अच्छा, अब सवाल बनता है कि साहब ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इसमें आग लगने की घटना क्यों घटी और असल में खेला क्या था, कहां पर चक्कर पड़ा? तो अब इसको ऐसे समझिए कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो अपने साथ लगभग 4,500 लोगों को लेकर F-35 जैसे जो फाइटर जेट्स हैं उनको अपने ऊपर लाद कर युद्ध लड़ने निकला है, तो ऐसे में ये कितना किफायती और कितना महत्वपूर्ण होगा इससे आपको समझ में आ रहा होगा। इस पर किसी ने अगर बम गिरा दिया तो ये कितना बड़ा भीषण हादसा बन सकता है, क्योंकि खुद न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें लगा हुआ है, इसलिए इसकी सुरक्षा बड़ी एडवांस सिस्टम की होती है, इसका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत होता है। कोई अगर इसे निशाना बनाए तो उस निशाने को हवा में समाप्त कर देने की इसमें क्षमता होती है। इसमें तमाम प्रकार के छोटे हमले, बड़े हमले, सबसे बचने की क्षमताओं से युक्त ये युद्धपोत होता है। इसकी लागत $13 बिलियन के आसपास बताई जाती है कि इसको बनाने में इतना खर्चा आया होगा। इस युद्धपोत के साथ हमें दिक्कत क्या हुई कि 12 मार्च को खबर निकली थी कि इसमें आग लग गई और 2 सेलर्स को उसके अंदर नुकसान हो गया। अब आग लग गई तो आप पूछेंगे कि आग किसी दुश्मन ने मार दी थी इसलिए लग गई कि खुद से लग गई? यह बड़ी स्टोरी बनकर आती है कि इसमें जो आग लगी ना उसके पीछे हेडलाइंस तो बनी कि आग लग गई, लेकिन खबर यह बनी कि इसको करने में
लोगों ने ही तो आग नहीं लगा दी, मतलब इसके ऊपर जो आग लगी उस आग को लगाने में इसी के अंदर बैठ रहे जो सेलर्स हैं, जो नाविक हैं, उन्हीं ने तो आग नहीं लगा दी। ऐसा क्यों कहानी बनने लगी? कहानी इसलिए बनने लगी क्योंकि ये 10 महीने से इस समय युद्ध में है और ऐसे में 10 महीने से ये अपने घर वापस नहीं जा पाया है। पहले इसे वेनेजुएला में भेजा हुआ था, फिर इसको इधर भेज दिया, लंबे समय से ये चल ही रहा है। तो क्रू मेंबर्स लंबे समय से इसको डॉक करने की मांग कर रहे हैं कि भैया इसे भी रिपेयर कराओ और हमें भी छुट्टी दो और हमें भी वापस भेजो। वो हो नहीं पा रहा है और ऐसे में 600 लोगों के बेड जल गए। ये खबर यहां पर बड़ी खबर बनकर आती है। आग लगती है और वो 30 घंटे बुझाने में लगती है। खबर बनती है कि 30 घंटे R4 के ऊपर आग लगी है। ये ग्लोबल टाइम्स चाइना वाले उठाते हैं, बोले ये अपने आप में अमेरिका की फेलियर को दर्शाती है कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बना लिया कि जहाज पर 30 घंटे आग लगी तो उनकी आग को बुझाने का सिस्टम नहीं बन पाया। ये हेडलाइंस दुनिया में चर्चा का विषय बनी। चीनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्होंने गलती से कुछ गलत बना दिया, लेकिन सवाल यहां पर बड़ा बना कि क्या यह अमेरिकी सैनिकों के द्वारा ही लगाई गई आग थी? क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक बवाल और रहा है और वो बवाल है टॉयलेट वॉर का। टॉयलेट वॉर की क्या कहानी है कि इस जहाज पर 4,500 लोग तैनात हैं, तो ऐसे में उन लोगों को रेगुलर अपनी नित्य क्रिया करने के लिए टॉयलेट जाना होता है और टॉयलेट के लिए इसके टॉयलेट्स, क्योंकि 10-10 महीने से यह चल रहा है, तो इसके टॉयलेट्स जाम हो जाते हैं। जो भी फीकल पदार्थ हैं उनको सीधा पानी में डिस्पोज नहीं किया जाता, उन्हें सेफ करके रखा जाता है। तो ऐसे में यहां पर जो वेस्ट है ना, ह्यूमन वेस्ट है, उस ह्यूमन वेस्ट की वजह से इस जहाज के ऊपर कई बार दिक्कतें पहले भी खड़ी हुई हैं। इस जहाज से जुड़ी हुई कई बार ऐसी चर्चा भी बनकर आई हैं कि इस जहाज में टॉयलेट्स की वजह से लड़ाइयां हुई हैं। टॉयलेट्स के हालात जो हैं वो तस्वीरों के सामने आपके सामने हैं। चर्चा बनती है कि यहां पर टॉयलेट्स का क्लॉग हो जाना, जिसके चलते टॉयलेट्स में जाने में असुविधा होना, जहाजों का प्रॉपर तरीके से अपने स्थान पर डॉक ना हो पाना, यह बड़ी चर्चा का विषय बना है। चर्चा होती रही है कि इस जहाज में बैठे हुए लोग जब लंबे समय से इसको यूज कर रहे हैं तो उनकी वजह से रेगुलर टॉयलेट्स लॉक हो जाते हैं और रेगुलर टॉयलेट लॉक होने पर भी इसे कई बार वापस बुलाने की मांग की गई है। तो ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर 2 परेशानियों से ग्रसित हुआ। पहला, लंबे समय से सेल करने के कारण, दूसरा आग लगने के कारण, तीसरा उसके टॉयलेट्स के चोक हो जाने के कारण। कहते हैं कि इसके टॉयलेट क्लीनिंग में एक बार में 4 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इतना बड़ा मुसीबत, इसका टॉयलेट वॉर अपने आप में एक सुर्खी का कारण बना रहता है। खैर, ये एक कारण है जिसके चलते यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे हट रहा है। दूसरा, अभी क्या हुआ, चूंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे हटा तो इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है उसके ऊपर ईरानियों का हमला हो गया। यह एक संयोग कहा जा सकता है। हालांकि हाइफा पर पहले भी निशाने लगाए गए हैं और हाइफा पर हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन संयोग हुआ कि पहले हाइफा पर ही तुमने R4 को खड़ा रखा हुआ था, वो पीछे हटा तो हाइफा पर हमला हो गया। खैर, इसके बाद में तीसरी खबर बनकर आई कि अमेरिका का F-35, अच्छा, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होते ही वो हैं जो रडार से ट्रैक ना किए जा सकें। रडार क्यों यूज किया जाता है? यह पता लगाने का कि दुश्मन का फाइटर जेट कहां उड़ रहा है। तो रडार में पता चल जाता है तो उसे निशाना बनाना आसान होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा कि कोई फाइटर जेट आया तो निशाना बनाना मुश्किल होता है। हेडलाइन बनती है आज से 10 घंटे पहले की, अभी से 10 घंटे पहले की, कि अमेरिका का F-35 डैमेज हो गया है और डैमेज के चलते उसे इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ईरान वालों ने एक वीडियो फुटेज जारी किया कि हमने इनका F-35 बढ़िया से उसको लॉक किया और उसमें मिसाइल मार गिराई। तो ईरानियों ने इसको निशाना बना दिया अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से। यह अपने आप में दुनिया में पहली घटना रिकॉर्ड की गई। ऐसा क्यों? क्योंकि IRGC ने अपनी तरफ से वीडियो जारी करते हुए कहा कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि F-35 को निशाना बनाया गया है, क्योंकि यह जाना ही अपनी खासियतों के कारण जाता था कि आप पकड़ नहीं सकते हमें, हम इतना उन्नत किस्म के हैं। F-35 का ईरान वॉर में इस्तेमाल करके अमेरिका उसे बेचना चाहता है। सबसे महंगे फाइटर जेट्स में से एक है। उसका पिछली बार मजाक बना था जब वो केरल में खड़ा रह गया था। इस फाइटर जेट्स के अंदर इतने डेलीगेट प्रोसेस लगे हुए हैं कि पिछले 7 साल में ये 11 तो क्रैश कर गया है, कई बार खुद ही से हैंडल ना होकर क्रैश मार गया। लेकिन दुश्मन इसे निशाना नहीं बना सकता, यह इसकी काबिलियत के रूप में बेचा जाता था, लेकिन इसी की यही काबिलियत अभी हाल ही में निशाने का कारण बनी और इसको अब ईरान वाले सब जगह शेयर कर रहे हैं कि देखो यह भी निशाना बनाया जा सकता है और हमने इसको निशाना बनाया है। इस बात के खूब सारे मीम्स इस समय वायरल हो रहे हैं। F-35 जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका बेचने के प्लानिंग में रहता है,
उसे इस तरीके से ईरान के लोग मौकरी बना बनाकर चिढ़ा रहे हैं कि लो बेटा तुम्हारा F-35 मार गिराया। इसके चलते खूब सारे इस तरह के पोस्टर वॉर चल रहे हैं। वी थॉट इट वॉज इनविजिबल टू द यूएस नेवी, बस उसी को नहीं दिखा, बाकी अमेरिका का F-35 लड़ खड़ा गया है। लोगों ने इसके खूब आनंद लिया और ये आनंद आप समझ रहे होंगे, ये उस दौर के हैं जब अमेरिका भारत को मोक करता था ये कह करके कि भारत के फाइटर जेट गिर गए, भारत के फाइटर जेट गिर गए। ट्रंप अपनी टेबल पर फाइटर जेट लेकर बैठने लगे थे, कारण क्योंकि उन्हें राफेल नहीं बेचने देना था भारत को, अपना F-35 बेचना था। और अब क्या हुआ कि F-35 ही मार खा गया। अब तो न्यूज ये तक निकल रही है कि उसको ढूंढने के लिए चिनूक भेजा गया है कि ढूंढा जाए कि कहां गिरा है। अब ये बात तो खैर अब मतलब कितना सही है कितना गलत बाद में पता चलेगा, लेकिन उस फाइटर जेट को ढूंढवाया जा रहा है। कुल मिलाकर के अमेरिका को काफी सारी ऐसी चीजों का रियलिटी चेक हो रहा है इन दिनों, जिसे वो शायद काफी दिनों से नहीं किया था। लेकिन अमेरिका इन चीजों से निपटने के लिए अन्य फाइटर जेट्स को, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भेज रहा है। जैसे पहले ही यहां पर अब्राहम लिंकन तैनात था, फोर्ड तैनात था, अब यहां पर और जैसे ट्रिपोली जो तैनात था साउथ एशिया के अंदर, ये इसके अंदर अपने साउथ चाइना सी के अंदर, उसे निकाल करके ट्रिपोली को इधर की तरफ रवाना किया गया है। ये इनकी 7th फ्लीट है यूएसएस ट्रिपोली। उसके बारे में अपडेट आता है कि अमेरिका ने जब R-4 यहां से हटा है तो ट्रिपोली को इधर भेजने का आदेश दे दिया है। हेडलाइन निकल कर आती है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर ट्रिपोली नोटिस होता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है कि ये इस युद्ध के लिए शामिल होने जा रहा है, तो यहां से इसको यहां पहुंचने में 2 हफ्ते का समय लग सकता है, लेकिन ये दिशा बदलकर निकालना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर के R-4 का हटना और ट्रिपोली का उधर जाना, ये ओवरऑल ये दर्शाता है कि अमेरिका युद्ध से हट नहीं रहा है, रिप्लेस कर रहा है चीजों को। और इसके पीछे का बड़ा कारण है कि खर्ग आइलैंड जो ईरान के नजदीक नजदीक स्थित है, उसे ये टारगेट करना चाहते हैं। तो खर्ग आइलैंड की ये सारी कहानी यहां पर निकल कर आती है। ठीक है साहब। अब एक और चीज भी यहां पर है कि ये अगर जाएगा ट्रिपोली तो हो सकता है कि उसे यमन का या फिर बाबे मंडल का नुकसान देखने को मिल जाए, वो आगे की बात है, हम उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी अमेरिका का जो यूएसएस बॉक्सर है वो भी सैन डियागो से रिलीज कर दिया गया है कि जाओ भाई R-4 हट गया है, आप जाकर के वहां पर सुरक्षा करो। तो यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस कॉमशॉक, यूएसएस पोर्टलैंड, ये भी गल्फ की तरफ रवाना कर दिए गए। तो R-4 के हटते ही बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और बहुत सारे युद्धपोतों को गल्फ की तरफ अमेरिका ने मोड़ दिया है। मतलब यह है कि अमेरिका गल्फ से पीछे हट नहीं रहा है, रिप्लेस कर रहा है किसी और को किसी और के थ्रू। ये रहे अपडेट। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी अपडेट के रूप में पसंद आई होगी। अगर आई है तो साथियों के साथ सेशन को साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।